The topic which we are going to start from today, that is forfeiture of shares. हमने प्रीवियस कंपनी पार्ट में ये डिस्कस किया और उससे रिलेटेड एंट्रीज भी बनाई कि जब कोई शेयर होल्डर कॉल मनी, अलॉटमेंट मनी, जब उससे पैसा मांगा जाता है वो अमाउंट उसे टाइमली पे करने होते हैं। जब भी कंपनी किसी भी कॉल को मांगती है उस टाइम क्या होता है कि शेयर होल्डर को कंपनी की डिमांड के अकॉर्डिंग उन अमाउंट्स को टाइमली क्या करना होता है, पे करना होता है। अगर वो टाइम टू टाइम अपने कॉल मनीज को पे नहीं करते तो ऐसे में हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं कंपनी बुक्स में, कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट। यानी जो अमाउंट हमें टाइमली शेयर होल्डर से नहीं मिलता डिफरेंट कॉल्स पर, तो उस अमाउंट को हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, कॉल्स इन एरियर्स के अकाउंट में। और जैसे ही शेयर होल्डर्स उन एरियर अमाउंट को पे कर दे तो कॉल्स इन एरियर्स के अकाउंट क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। जब कॉल्स इन एरियर्स के अकाउंट ओपन होते हैं, यानी जिस टाइम हमें कॉल मनी नहीं मिलती तो उस टाइम आप कॉल्स इन एरियर के अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, क्योंकि वो कंपनी के लिए एक तरीके का क्या है, लॉस है। लेकिन अगर शेयर होल्डर वो अमाउंट आगे जाकर पे कर देता है तो वो अकाउंट, कॉल्स इन एरियर का अकाउंट जो है वो हम क्रेडिट करके उसे क्लोज कर देते हैं। तो इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई शेयर होल्डर जो भी कॉल उससे मांगी जा रही है वो उसका टाइम से पेमेंट नहीं कर रहा और आगे आने वाली कॉल्स पर भी वो अमाउंट को, प्रीवियस अमाउंट को भी नहीं दे रहा और नेक्स्ट जो कॉल्स मांगी जा रही है उन्हें भी पे नहीं कर रहा। तो ऐसे में कंपनी क्या करे कि उसके जितने जो भी शेयर होल्डर्स हैं जो अमाउंट देने में क्या कर रहे हैं, डिफॉल्ट कर रहे हैं या टाइमली अमाउंट का पेमेंट नहीं कर रहे, तो कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग उन्हें एक नोटिस भेजा जाता है। एक उस नोटिस में ये लिखा जाता है कि आप एक स्पेसिफिक टाइम उन्हें दिया जाता है कि इस टाइम तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से वो नोटिस होता है जो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ही ये नोटिस भेजना जरूरी है। और वो नोटिस जब भेजा जाता है शेयर होल्डर्स को तो उसमें ये मेंशन किया जाता है कि जो आपके पेंडिंग अमाउंट्स हैं उन्हें स्पेसिफिक डेट तक आप डिपॉजिट करें, अदरवाइज आपके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया जाएगा। फॉरफिट मीन्स उनके शेयर्स पर जो अमाउंट रिसीव हो चुका है उसको कंपनी रिटर्न नहीं करेगी फ्यूचर में और ना ही वो कंपनी के शेयर होल्डर रहेंगे। तो ये वार्निंग के लिए उन्हें एक नोटिस भेजा जाता है कि अगर आप कंपनी के अमाउंट, जो भी कंपनी अमाउंट कॉल कर रही है शेयर्स पर, वो अमाउंट आप टाइमली पेमेंट नहीं करते तो आपके शेयर्स का क्या हो जाएगा, फॉरफीचर। आपके शेयर्स पर जो अमाउंट हमें रिसीव हो चुका है वो हम आपको रिटर्न नहीं करेंगे और फ्यूचर में आप हमारे शेयर होल्डर नहीं रहेंगे। तो फॉरफीचर का मतलब होता है, फॉरफीचर ऑफ शेयर मीन्स कैंसिलेशन ऑफ शेयर, यानी शेयर होल्डर का जो अमाउंट रिसीव हो चुका है वो उनको रिटर्न नहीं होगा। मान लीजिए 10 रुपए के शेयर पर कोई शेयर होल्डर 5 रुपीज पे कर चुका है लेकिन 5 रुपीज का पेमेंट वो नहीं कर रहा, तो उसे नोटिस भेजा। एक नोटिस भेजने पर उसको आपने रिमाइंड कराया कि आप ये अमाउंट टाइमली पे करें। उस टाइम ड्यूरेशन को भी आप नोटिस में क्या करते हैं, मेंशन करते हैं कि इस टाइम तक आप आपके जितने रिमेनिंग अमाउंट्स हैं उनका पेमेंट करें, अदरवाइज कंपनी को मजबूर होकर आपके शेयर्स का क्या करना पड़ेगा, फॉरफीचर करना पड़ेगा। अगर उस नोटिस पर भी कोई शेयर होल्डर रिएक्ट ना करे, यानी वो ध्यान ना दे और टाइमली अमाउंट्स का पेमेंट ना करे, तो एक और नोटिस कंपनी एक्ट की तरफ से उन्हें भेजा जाता है, वो होता है उनका फाइनल नोटिस, जिसमें ये लिखा जाता है कि अगर जो डेट दी जा रही है, जो भी गिवन डेट्स हैं, उनमें आपको आगे कुछ और टाइम उनको दिया जाता है और कहा जाता है कि अगर इन डेट्स में आपका रिमेनिंग अमाउंट कंपनी अकाउंट में डिपॉजिट नहीं होता तो आपके इन शेयर्स को कंपनी एक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग फॉरफिट कर ले। तो इस तरीके से दो नोटिस कोई भी कंपनी उन डिफॉल्टर
शेयर होल्डर्स को सेंड करती है जो टाइमली शेयर्स पर अपना अमाउंट पे नहीं करते। दूसरे नोटिस के बाद भी अगर कोई शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करता तो ऐसी कंडीशन में कंपनी उस शेयर होल्डर के शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है, यानी उस शेयर होल्डर के शेयर्स को फॉरफिट करते ही वो कंपनी का शेयर होल्डर नहीं रहेगा। जितना अमाउंट कंपनी ने उससे रिसीव कर लिया है कंपनी उसे वापस नहीं करेगी और ना ही फ्यूचर में उस शेयर होल्डर को किसी भी टाइप का, क्योंकि वो शेयर होल्डर ही नहीं रहेगा, तो डिविडेंड भी पे नहीं करेगी। तो ये बहुत जरूरी है। ये प्रॉस्पेक्टस जब इशू किया जाता है तभी उसमें टर्म्स एंड कंडीशन में ये लिखा जाता है कि जब जब कंपनी शेयर्स पर अमाउंट कॉल करेगी तब तक शेयर होल्डर्स को वो अमाउंट देना जरूरी है। अगर वो टाइमली अमाउंट का पेमेंट नहीं करेंगे तो उनके शेयर्स का क्या हो जाएगा, फॉरफीचर हो जाएगा और फॉरफिट होते ही कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो आगे फ्यूचर में शेयर होल्डर नहीं रहेंगे और उनके शेयर्स को कंपनी जब्त कर लेगी। हिंदी में उसको बोलते हैं जब्त करना, इंग्लिश में बोलते हैं फॉरफिट करना, यानी कैंसिल कर देगी, उनको शेयर होल्डर्स नहीं रहने देगी और आगे जाकर वो शेयर कंपनी चाहे तो दोबारा किसी और को सेल कर सकती है, रीसेल कर सकती है, यानी दोबारा से री इशू भी कर सकती है उन्हीं शेयर्स। ऐसी कंडीशन में जब कंपनी शेयर्स को फॉरफिट करती है तो कंपनी की बुक्स में क्या एंट्रीज बनती हैं वो एंट्रीज आज हम डिस्कस करें। जैसे ही कोई कंपनी प्रॉपर कंपनी लॉ की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग किसी भी शेयर होल्डर के शेयर्स को फॉरफिट करती है तो ऐसी कंडीशन में कंपनी की बुक में फॉरफीचर की जो एंट्री बनती है वो एंट्री क्या है, देखिए। जैसे ही शेयर फॉरफिट किया जाता है, आपने देखा होगा कि जब हम शेयर कैपिटल अकाउंट में मनी ट्रांसफर करते हैं तो हमेशा शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। कैपिटल के अकाउंट क्रेडिट ही होते हैं, लाइबिलिटीज हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही शेयर्स को फॉरफिट किया जाएगा कैपिटल अकाउंट रिवर्स पोजीशन में आ जाएगा, मींस शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू डेबिट एस। अब क्वेश्चन आता है कि क्रेडिट किस अकाउंट को करें हम, तो आप क्रेडिट उस अकाउंट को करते हैं जितना अमाउंट हमें कॉल का डिफरेंट फॉरफिटेड रिसीव नहीं हुआ, जितना भी अमाउंट हमें शेयर्स पर कॉल मनी का रिसीव नहीं हुआ। मान लीजिए किसी शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन मनी तो दे दी तभी तो वो शेयर होल्डर बना। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि बिना एप्लीकेशन मनी दिए कोई भी कंपनी का शेयर होल्डर बन जाए। तो ऐसे में शेयर पर एप्लीकेशन मनी तो हर कंडीशन में आपको रिसीव हो जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, फिर फर्स्ट कॉल मनी भी नहीं दी, फाइनल कॉल मनी भी नहीं दी। अब आपको ये देखना है कि कंपनी उसके शेयर्स को कब फॉरफिट कर रही है, अलॉटमेंट मनी ना देने के तुरंत बाद, फर्स्ट कॉल मनी ना देने के बाद, या फाइनल। कई बार कंपनी वेट करती है कि चलो अभी नहीं दिया, अलॉटमेंट के टाइम पर पैसा नहीं दिया, हो सकता है फर्स्ट कॉल के टाइम पर दे दे, फिर वो वेट करते, हो सकता है वो फाइनल कॉल तक पैसा दे दे। उनके पास नोटिस भेजे जाते रहते हैं बीच में रिमाइंड कराने के लिए, लेकिन तब भी कोई शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करता तो कंपनी उसको फाइनल कॉल के बाद, जरूरी नहीं है, मैं फिर बोल रही हूँ, कंपनी जब चाहे तब 2 नोटिस देते ही उन शेयर्स का अमाउंट क्या कर सकती है, फॉरफिट कर सकती है। तो मान लीजिए कोई कंपनी शेयर होल्डर को ने उसको अलॉटमेंट मनी नहीं दी, फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी, सेकंड कॉल मनी नहीं दी, तो इन तीनों ही कॉल मनी के बाद उसके शेयर्स को फॉरफिट करे। तो जितना अमाउंट उसने पे नहीं किया उन स्पेसिफिक कॉल्स के अकाउंट में ही ट्रांसफर करके उसे हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। मान लीजिए उसने फर्स्ट कॉल अमाउंट नहीं दिया और अलॉटमेंट अमाउंट भी नहीं दिया, तो उससे कहाँ ट्रांसफर करेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया मान लीजिए
तो फर्स्ट कॉल अकाउंट को भी क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और मान लीजिए फाइनल कॉल भी नहीं दिया तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट को भी, यानी जो जो कॉल नहीं दी उन सब के अकाउंट क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। और जो मिल चुका होगा इन तीनों कंडीशन में, आपको मिल क्या चुका होगा, एडमिट एप्लीकेशन अमाउंट। तो जो अमाउंट, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ तो इस कंडीशन में तो आपको एप्लीकेशन मिल चुका, लेकिन ये ध्यान रखिए कि जो अमाउंट हमें रिसीव हो जाता है शेयर्स पर, उसे हम ट्रांसफर कर देते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, और शेयर फॉरफीचर अकाउंट भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। मान लीजिए 10 रुपीज के शेयर पर, तो जितना आपने कॉल कर लिया, पूरा जितना कॉल्ड अप मनी है वो तो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में। एक शेयर की वैल्यू मान लो 1 से ही कर रहे हैं तो 10 रुपीज तो शेयर कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे। इसमें से आपको सिर्फ एप्लीकेशन के 2 रुपीज मिले हैं, तो 2 रुपीज कहाँ आ जाएंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। ठीक है, मान लीजिए अलॉटमेंट पर 3 रुपीज लेने थे, वो नहीं मिले। फिर फर्स्ट कॉल पर हमें 2 लेने थे, वो भी नहीं मिले। और रिमेनिंग 3 हमें फाइनल कॉल पर लेने थे, सेकेंड एंड फाइनल पर, वो भी नहीं मिले। तो हो गए ना 3 + 2 + 3 + 2, वो कितने हो गए, 10 रुपीज हो गए। यानी आपने कंपनी ने पूरे 10 रुपीज शेयर होल्डर से मांगे, जिसमें से उसने सिर्फ हमें क्या पे किया, एप्लीकेशन मनी, जिसको हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। मैंने क्या बताया कि जितना अमाउंट हमें रिसीव हो जाता है उस अमाउंट को हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। और जो अमाउंट हमें रिसीव नहीं होते उन्हें हम स्पेसिफिक कॉल्स के अकाउंट में ही ट्रांसफर करते हैं। इसका एक और ऑल्टरनेट भी हो सकता है, इसकी एक ऑल्टरनेट एंट्री और भी हो सकती है। वो क्या हो सकती है, और करके आप एंट्री लिख सकते हैं। क्या एंट्री बनेगी उसमें, उस कंडीशन में आप इन तीनों की जगह, यानी स्पेसिफिक कॉल्स जो आपको रिसीव नहीं हुई, चाहे वो अलॉटमेंट हो, चाहे वो फर्स्ट कॉल हो या फिर सेकंड कॉल हो, इन तीनों की जगह आप एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो होगा कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट, और उसे आप यहाँ पर क्रेडिट कर सकते हैं और उसमें आप लिख सकते हैं इन तीनों का सम। तो आप क्या एंट्री बनाओगे उस कंडीशन में, और करके मैं वो एंट्री लिख देती हूँ यहाँ पर। क्या एंट्री बनेगी, या तो ये एंट्री बनाओगे या फिर ये दूसरी जो मैं आपको बता रही हूँ वो एंट्री बनेगी। एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब आपके शेयर पर आपने कितना कॉल्ड अप किया, पूरा 10 रुपए मांगा आपने शेयर होल्डर से, 10 में से उसने सिर्फ 2 रुपए एप्लीकेशन के दिए, तो कॉल्स इन एरियर में कितना चला जाएगा, 8 रुपए। जो हमने यहाँ पर अलग अलग अमाउंट दिखाए, अलॉटमेंट के 3, फर्स्ट कॉल के 2 और सेकेंड एंड फाइनल कॉल के 3, इन सब का टोटल हमने कहाँ डाल दिया, कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, कॉल्स इन एरियर अकाउंट में। यानी आप दोनों में से कोई एक तरीके से ही आप फॉरफीचर की एंट्री बना सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस तरीके से एंट्री करते हैं, लेकिन दोनों में से जो भी आपको सुटेबल लगे आप उस तरीके से ये एंट्री बना सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जितना अमाउंट हमें शेयर्स पर रिसीव हो जाता है, दैट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, एंड द अमाउंट विच इज नॉट रिसीव्ड on different calls or allotment, that is transferred to those different calls account or can be transferred to calls in arrears account। समझ में है? ये वाला जो तरीका है, इनमें से दोनों में से किसी भी एक मेथड से आप ये फॉरफीचर की एंट्री बना सकते हैं। अब एक क्वेश्चन देखेंगे जिसके थ्रू आपको ये चीज और समझ में आएगी कि कैसे आपको एंट्रीज में अमाउंट शो करना है। क्वेश्चन नंबर 40 ही देख लीजिए, इसमें डिफरेंट केसेस भी हैं, तो हम अलग अलग केसेस को भी डिस्कस कर लेंगे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 40, पेज नंबर 8.119। एक बार क्वेश्चन सभी देख ले, नई पुरानी सभी बुक्स में होगा ये क्वेश्चन। अल्फा लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार, पेबल ₹2 ऑन एप्लीकेशन। सभी की बुक में है, पहले तो ये बताइए, ये क्वेश्चन होगा सभी की में। ₹2 ऑन एप्लीकेशन, on allotment ₹3 per share, on first call ₹3 per share and second and final call ₹2 per share। अब कंपनी ने तो 20,000 शेयर्स इशू किए थे, लेकिन पूरे 20,000 शेयर्स थोड़े ना वो फॉरफिट करेगी, वो तो उन शेयर्स को फॉरफिट करेगी जो शेयर होल्डर टाइमली उसके शेयर्स पर कॉल की हुई अमाउंट का पेमेंट नहीं करेंगे। तो देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है कि कौन से शेयर होल्डर्स हैं जो अमाउंट पे नहीं कर रहे। देखिए, मिस्टर गुप्ता वॉज अलॉटेड 100 शेयर। मिस्टर गुप्ता नाम के कोई इनके शेयर होल्डर हैं जिनको 100 शेयर्स कंपनी ने दिए हैं। अब आपको अलग अलग केसेस में जनरल एंट्रीज करनी है। लिखा हुआ है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज रिलेटिंग टू द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। आपको डिफरेंट केसेस के अकॉर्डिंग फॉरफीचर की एंट्री बनानी है। तो देखते हैं केस 1 में क्या कहा जा रहा है। केस 1 के अकॉर्डिंग इफ मिस्टर गुप्ता failed to pay the allotment money and his shares were immediately forfeited, केस 1 के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है कि अगर मिस्टर गुप्ता अलॉटमेंट मनी देने में फेल हो जाए और अलॉटमेंट के तुरंत बाद ही उनके शेयर्स को कंपनी क्या कर ले, फॉरफीट कर ले। तो यहाँ ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि कंपनी शेयर्स का फॉरफीचर कब कर रही है, किस टाइम पर कर रही है। क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि फॉरफीचर हम कब कर रहे हैं। अलॉटमेंट मनी नहीं दी उन्होंने, तो हमने अलॉटमेंट के तुरंत बाद उनके शेयर्स को क्या कर लिया, फॉरफीट कर लिया। तो हम फॉरफीचर की एंट्री अलॉटमेंट एंट्री ड्यू और रिसीविंग के तुरंत बाद करेंगे। पहले ड्यू की एंट्री, रिसीविंग की एंट्री जो हम नॉर्मल एंट्रीज बनाते हैं, उसके तुरंत बाद हम फॉरफीचर की एंट्री करेंगे। यहाँ मैं सिर्फ आपको फॉरफीचर की ही एंट्री बताऊंगी, बाकी एंट्रीज नहीं बता रही। तो देखिए क्या एंट्री बनेगी। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिन शेयर्स को हम फॉरफीट कर रहे हैं उन पर कॉल्ड अप अमाउंट कितना है। कॉल्ड अप मीन्स कंपनी ने उन शेयर होल्डर से कितना अमाउंट मांग लिया अब तक। ये तो ये बताया जा रहा है क्वेश्चन में कि एप्लीकेशन पर इतना लेना है, अलॉटमेंट पर इतना लेना है, फर्स्ट कॉल पर इतना, सेकंड पर इतना, वो तो डिफरेंट इंस्टॉलमेंट पर अमाउंट है। लेकिन अब तक कंपनी ने उस शेयर होल्डर से कितना कॉल किया है जिनके शेयर्स को हम फॉरफीट कर रहे हैं। तो अब तक हमने उससे अलॉटमेंट मनी तक कॉल किया था और उसने अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया। अप्लाई किया होगा तब तो वो शेयर होल्डर बना, तो एप्लीकेशन मनी तो उसने दे दी, लेकिन उसने जब हमने अलॉटमेंट मनी मांगी तो उसने वो उसका पेमेंट नहीं किया। जब उसने पेमेंट नहीं किया तो हमने तुरंत 2 नोटिस देकर, कंपनी ने तुरंत उसको 2 नोटिस देकर, वहां पर उसने प्रॉपर कंपनी एक्ट को फॉलो किया, टाइमली उसको 2 नोटिस दिए और 2 नोटिस देने के बाद उसके शेयर्स को अलॉटमेंट के तुरंत बाद ही क्या कर दिया, फॉरफीट कर दिया। तो कॉल्ड अप मनी कितनी हुई, कॉल्ड अप मनी हुई एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट, ठीक है। तो जितना कॉल्ड अप मनी होती है ध्यान रखिएगा, उतने से ही शेयर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। तो कॉल्ड अप कितनी हुई इसमें, 2 रुपीज तो एप्लीकेशन के हैं और 3 रुपीज कितने किस चीज के लिए है, अलॉटमेंट के लिए। तो टोटल कॉल्ड अप मनी हमारी कितनी होती है, 5 रुपीज पर शेयर। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं मिस्टर गुप्ता के जिस पर उन्होंने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की है, 100 शेयर्स। तो जनरल एंट्री क्या बनाएंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड
और यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर 100 इनटू कॉल्ड अप मनी कितनी है बताइए मैंने अभी, एप्लीकेशन के 2 और अलॉटमेंट के 3, टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे कॉल्ड अप, 5 रुपीज। तो 500 रुपीज आप कहाँ ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे, ठीक है। तो शेयर फॉर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट दिया नहीं उसने, तो अलॉटमेंट अकाउंट में आप कितना ट्रांसफर करेंगे, 100 इंटू 3 पर शेयर का अलॉटमेंट है, तो 300 रुपए आपके कहाँ आ जाएंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। और 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा वो अमाउंट जो हमें रिसीव हो चुका है, यानी 100 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 200 रुपीज। Being 100 shares forfeited by the company for the non-payment of allotment money, ये इसकी नरेशन बनाए। क्या नरेशन बनेगी, Being 100 shares forfeited by the company for the non-payment of allotment money। अलॉटमेंट मनी ना देने के कारण कंपनी ने 100 शेयर्स को क्या कर लिया, फॉरफीट कर लिया। ये आपकी इस तरीके से अमाउंट को शो करने का तरीका है। मान लीजिए इन्हीं शेयर्स पर अब नेक्स्ट केस में क्या होगा कि हमने फर्स्ट कॉल भी मांगी, अलॉटमेंट भी नहीं दिया उसने, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, तो आप वहां तक का अमाउंट देखेंगे कि कॉल्ड अप कितना है और उसमें से पेड अप कितना है। जो मिल जाता है वो है पेड अप, यानी आपको कितना पे कर दिया शेयर होल्डर ने, 200, और ये जो 300 रुपीज है ये नॉट पेड अप की कैटेगरी में है। उसने पे कितना नहीं किया, 300 पे नहीं किया और 200 का पेमेंट कर दिया। जो पे कर दिया उसे हम फॉरफीचर अकाउंट में ले गए और जितना पे नहीं किया उतना हमने उस स्पेसिफिक कॉल या अलॉटमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर किया जिसका उसने पेमेंट नहीं किया। यहाँ ऑल्टरनेटिव एंट्री क्या बन सकती है, ऑल्टरनेटिव एंट्री बन सकती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कॉल्स इन एरियर में 300 शो कर देंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना शो कर देंगे, 200, और कैपिटल अकाउंट में वही 500। क्लियर। अब नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट केस में क्या कहा जा रहा है, केस 2। केस 2 में देखिए कहा जा रहा है कि मिस्टर गुप्ता फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। मिस्टर गुप्ता अलॉटमेंट देने में भी फेल हो गए। हमने अलॉटमेंट के बाद उनको फर्स्ट कॉल तक का वेट किया, फर्स्ट कॉल भी मांगी उनसे, तो ना तो उन्होंने अलॉटमेंट मनी दी और ना ही फर्स्ट कॉल मनी दी। और हमने फिर फर्स्ट कॉल मनी को रिसीव चूंकि नहीं किया तो हमने उनके शेयर्स को क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया फर्स्ट कॉल के बाद। इस बार देखिए चेंज क्या आया, पिछली बार हमने शेयर्स को फॉरफिट कब किया था, टाइम का क्या था, आफ्टर अलॉटमेंट। इस बार हम शेयर्स को कब फॉरफिट कर रहे हैं, आफ्टर फर्स्ट कॉल, यानी हम वेट कर रहे हैं थोड़ा ज्यादा, ठीक है। तो इस बार हमारी कॉल्ड अप मनी का जो अमाउंट है वो बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, एप्लीकेशन मांगी, दे दी, उसके बाद अलॉटमेंट मनी आपने उनसे मांगी, नहीं दी, फिर आपने वेट किया, आपने फर्स्ट कॉल भी उनसे कॉल किया लेकिन उन्होंने वो भी पे नहीं किया। यानी आपकी कॉल्ड अप मनी कहां तक ऐड हो जाएगी, एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट प्लस फर्स्ट कॉल, यानी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने अमाउंट से डेबिट होगा, इन तीनों के सम टोटल से। तो क्या एंट्री बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर क्या क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट अकाउंट, और क्या नहीं दिया, टू शेयर
फर्स्ट कॉल अकाउंट, और क्या नहीं दिया, और दे क्या दिया, फाइनल कॉल तो हमने उससे मांगी ही नहीं, तो हम उसको यहाँ लिख नहीं सकते। जो कॉल आप नहीं करते वो यहाँ शो नहीं करेंगे। और दे क्या दिया उसने, सिर्फ एप्लीकेशन, तो उसे हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। इस बार अब आप देखिए कि टोटल कॉल्ड अप मनी कितनी होगी, 100 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर सेम है। एप्लीकेशन पर आप कितना ले रहे हैं, 2 रुपीज पर शेयर, अलॉटमेंट पर 3 रुपीज पर शेयर, और फर्स्ट कॉल पर भी 3 पर शेयर, 3 रुपीज पर शेयर, 3 + 3 + 2, 8 रुपीज पर शेयर कॉल्ड अप कर चुके हम उससे। पिछली बार हमने कितना कॉल्ड अप किया था, 5 रुपीज, क्योंकि हमने अलॉटमेंट के तुरंत बाद उसके शेयर्स को क्या किया था, फॉरफीट। इस बार हम फर्स्ट कॉल तक का वेट कर रहे हैं, तो वो अमाउंट भी कॉल्ड अप मनी में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 100 × 8, 800 रुपीज हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें से आपको क्या नहीं मिला, अलॉटमेंट, 100 × 3, 300 रुपीज आपको अलॉटमेंट नहीं मिले। 100 × 3 अगेन, क्योंकि फर्स्ट कॉल में भी पर शेयर कितना अमाउंट ले रहे हैं हम, 3 रुपीज, तो 300 ही हमें फर्स्ट कॉल पर नहीं मिले। और रिसीव वही हुआ जो पहले हुआ था, सिर्फ एप्लीकेशन मनी, यानी 2 रुपीज पर शेयर, जिसे हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, फॉरफीचर अकाउंट में। तो 100 × 2, 200 रुपीज कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। हो गया तीनों का टोटल, और डेबिट